नमस्कार, मैं कुशल कुमार चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। दोस्तों, इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य, जो शंघाई सहयोग संगठन है, देशों के सभी देशों के जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। दोस्तों, भारत साल 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एससीओ के सभी सदस्य जो है भाग तो लिए थे, और इसका जो है चौथा शंघाई सहयोग संगठन का जो स्टार्टअप फोरम का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। साथ ही जो है यहाँ पर दोस्तों 2001 में स्थापित किया गया था। जो एससीओ है, शंघाई सहयोग संगठन, कब स्थापित किया गया था? 2001 में। अब देखेंगे ये किस प्रकार का एक संगठन होता है। एक यूरेशियाई राजनीतिक होता है, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन होता है। ठीक है। अब दोस्तों, भारत जो है एससीओ पर शंघाई सहयोग संगठन को कब शामिल हुआ था, सदस्य कब बना था? 2017 में बना था। तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, आंसर है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। अब देखेंगे इस समझौते पर क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इस समझौते का जो उद्देश्य होता है, दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक, यानी ज्यादातर देखा जाए दोस्तों ये किसानों के लिए होते हैं, तो तक नई तकनीक पहुंचाना है। जो नए नए जो तकनीक होंगे, नए नए जो टेक्नोलॉजी होंगे, वो किसानों के पास पहुंचाना है। इसके तहत दोस्तों, इसके तहत जो होगा, धानुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दोस्तों, जो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड है, इसमें जो है छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको है, उनके लिए जो है कृषि उत्पादन से संबंधित जो भी ट्रेनिंग होगा, प्रशिक्षण होगा, उसको दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आंसर है संजय मुखर्जी को। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक, इसको डीजीपी कहा जाता है, के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया है। दोस्तों, इससे पहले चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। संजय मुखर्जी 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न है, इनके साथ जो है और भी प्रश्न यहाँ पर पूछने की संभावना है। दोस्तों, डीजीपी के जो संजय मुखर्जी है, वो किसका स्थान लिए हैं? तो दोस्तों, वो राजीव कुमार का स्थान लिए हैं। दूसरी यहाँ पर और एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों, जो है संजय मुखर्जी वो किस प्रकार के अधिकारी थे? तो किस प्रकार के हैं? वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों, आंसर होगा प्रभा शर्मा को। ठीक है। अब देखते हैं प्रसिद्ध कवि। पहला देखिए, एक एक करके यहाँ पर प्रश्न एराइज होता है इस पर
क्योंकि प्रभा वर्मा जो है वो क्या है, प्रभा वर्मा एक कवि साहित्यकार जो है। प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास, दोस्तों उनका जो काव्य उपन्यास था रौद्र सात्विकम, याद रखेंगे। प्रभा वर्मा के जो साहित्यकार जो थे वो उनका जो काव्य लिखा गया था उपन्यास जिसका नाम था रौद्र सात्विकम, ठीक है, के लिए उन्हें किसके द्वारा दिया जा रहा है, आप देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित जो सम्मान सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है, किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर है, देखिए एक यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और इससे भी पूछा जा सकता है, पूछने की संभावना होती है। तो दोस्तों जो प्रभा वर्मा है एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार है। दोस्तों उनके द्वारा जो है, प्रभा वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है जो काव्य उपन्यास है उसका नाम क्या है, रौद्र सात्विकम, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सरस्वती सम्मान 2023 जो पुरस्कार जो प्रभा वर्मा को दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, याद रखेंगे किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों साल 1991 में स्थापित जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सरस्वती सम्मान जो है पुरस्कार जो है इसका स्थापना कब किया गया था, 1991 में, ठीक है। देश की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक है और ये साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कारों में से एक है। दोस्तों जो सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर हो गया। यह हर साल किसी भारतीय भाषा में, दोस्तों यह जो सम्मान होता है यह प्रत्येक साल जो है भारतीय भाषा में लिखा होना चाहिए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित, इसका जो प्रकाशन वर्ष होगा कम से कम 10 वर्ष के अंदर यानी 10 वर्ष के भीतर ही प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। अगर 10 वर्ष के से ज्यादा हो जाएगा तो उसको यह सम्मान नहीं दिया जाएगा। तो समझ में आ गया। इससे जो प्रश्न बन रहे हैं वो काफी बन रहे हैं। देखिए एक या फिर से मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पर सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा क्या थे, एक कवि और साहित्यकार। दूसरी बात है दोस्तों यहाँ पर और एक प्रश्न बनते जाएंगे, उनके जो है काव्य उपन्यास का क्या नाम है, तो रौद्र सात्विकम, ठीक है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जा रहा है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार का जो स्थापित कब हुआ था, स्थापना 1991 में हुआ था। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर हो गया। पर दोस्तों फिर यह किस भाषा में लिखी जाती है, क्योंकि पूछा जा सकता है किस भाषा में लिखी है, तो ये जो है भारतीय भाषा में लिखा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर दोस्तों और एक प्रश्न बन सकते हैं, यह जो पुरस्कार है कितने वर्षों के भीतर यह प्रकाशित जो होता है उसको दिया जाता है, तो कम से कम 10 वर्ष के अंदर, जो अगर 10 वर्ष के भीतर ही जो प्रकाशित होगा उन्हीं को यहाँ पर सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिलेगा। समझ में आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्तों आंसर है नवीन जिंदल। क्योंकि इनसे संबंधित देखेंगे दोस्तों, जिंदल स्टील एंड पावर के जो चेयरमैन है नवीन जिंदल ने तत्काल प्रभाव से इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है दोस्तों। ISA ने एक बयान में कहा कि जिंदल है वो दिलीप ओमन का स्थान लिया है। तो दोस्तों और एक यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि जो नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है, ठीक है। तो दोस्तों नवीन जिंदल किसका स्थान लिए हैं, दिलीप ओमान के स्थान लिए हैं, या दिलीप ओमान के स्थान पर कौन से व्यक्ति ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो नवीन जिंदल होगा, ठीक है। तो और एक यहाँ पर प्रश्न अराइज हो रहे हैं। क्लियर है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के लियो बराडकर
किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? दोस्तों लियो वाडकर जो है ये प्रधानमंत्री थे जो कि किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो चुने गए थे जो हाल ही में इस्तीफा दिए हैं। तो दोस्तों आंसर होगा आयरलैंड के। दोस्तों भारतीय मूल के लियो वाडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों वह सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी। दोस्तों अब यहाँ से देखिए प्रश्न बनते जा रहा है। दोस्तों ये जो पार्टी लियो वाडकर जो प्रधानमंत्री बने थे आयरलैंड के, वो किस पार्टी से वो संबंधित थे? तो सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी। याद रख लेंगे कि नेता के रूप में भी वो पद छोड़ दिया था, पार्टी में थे और साथ में प्रधानमंत्री का पद त्यागने के बाद वो उस पार्टी सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी को भी क्या है उसका भी त्याग पत्र दे दिए। वाडकर साल 2017 में, दोस्तों 2017 में देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। तो दोस्तों जो लियो वाडकर है वो 2017 में बने थे। समलैंगिक प्रधानमंत्री जो बने थे आयरलैंड के, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो याद रखेंगे वो कहाँ के बने थे? आयरलैंड के। उसके बाद दोस्तों कब बने थे? 2017 में बने थे, सबसे कम उम्र के बने थे। कौन से पार्टी से वो संबंधित थे? सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी के। ठीक है, याद होंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर है 21 मार्च को। दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि दुनिया में जो आदमी है उनको वन से संबंधित जो जानकारी हो, उनके लिए वनों और पेड़ों के महत्व का, उनके क्या क्या महत्व होते हैं, उससे क्या क्या हम लोग को बेनिफिट होता है, ये सारे जानकारियों को देने के लिए ही जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012, अब याद रखते चलेंगे प्रश्न बनते जा रहा है, 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि कब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है कब विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो कब किया गया था? 2012 में। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम। अब देखेंगे इसका जो थीम है दोस्तों, किसी भी दिवस को मनाने से उनका कोई एक उद्देश्य होता है, उसका कोई एक थीम होता है। तो इनका भी एक कोई उद्देश्य है, वन और नवाचार, जो बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वन और नवाचार होगा, वनों और बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान होंगे, जो दुनिया को स्थापित करने के लिए नए नए चीजों का समाधान होना चाहिए। तो ये समझ गए वानिकी दिवस किसके लिए होता है? वनों और पेड़ों के महत्व की जानकारी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों आंसर होगा नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक कौन है दोस्तों? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले, दोस्तों भारत में जो है देश का जो है पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी, एक नए इंडोर जो स्विमिंग होता है गोताखोरी केंद्र की भी आधारशिला रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला जो है इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र स्थापित किया गया है, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। कौन सा स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम में। और कहां पर है? ओडिशा में है, भुवनेश्वर में। दोस्तों हर वर्ष किस तिथि को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है?
दोस्तों कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य होता है हमारे पारिस्थितिक तंत्र जो वातावरण में जो होते हैं और जैव विविधता के लिए गौरैया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो गौरैया दोस्तों देखे होंगे सभी कोई, एक छोटा सा पक्षी होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही प्यारी होती है। तो दोस्तों उसी के लिए है कि उनके जो पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए गौरैया का जो महत्व होता है उसको जानकारी जागरूकता बढ़ाना। यह इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण, दोस्तों ये बहुत छोटा होता है लेकिन महत्वपूर्ण है कि पक्षियों की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता की याद दिलवाता है। दोस्तों यह बहुत छोटा होने के बावजूद इनकी जो पक्षियों की जो है रक्षा करना और संरक्षण करना एक दायित्व होता है जो इनके कार्रवाई करने की जो आवश्यकता को याद दिलाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न मैं पिछले क्लास में दिया था, सभी ने इस प्रश्न का आंसर कर लिया होंगे, तो मैच करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? तो दोस्तों कौन सी सरकार हुई है? तमिलनाडु की सरकार। ठीक है, अब आंसर मिलाएंगे, आप लोग का आंसर कितने का सही हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पीएम श्री स्कूल जो है, जिसको कहा जाता है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का फैसला लिया है। दोस्तों 2024-25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना के तहत 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चुना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनके अलावे और 2-4 प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न बनेगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर किस मंत्रालय के द्वारा ये लागू किया गया? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दूसरा दोस्तों 2000 यह जो शैक्षणिक सत्र जो है कब से लागू होंगे? तो ये 2024-25 के लिए होंगे। दोस्तों इस योजना के तहत जो है पीएम श्री योजना जो लागू हुआ है, इसमें कुल स्कूलों की संख्या कितनी होगी? तो 14,500 से अधिक जो है स्कूलों की संख्या होगी जो चुना गया है इसको। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। IQAIR ठीक है, कि रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों ये कौन सा बना है, ये मैं यहाँ पर हिंट्स दे दे रहा हूँ। ये बिहार राज्य के जिले हैं जिनको एक जिला को जो है सबसे प्रदूषित शहर जो है बना है, यानी चुना गया है सबसे प्रदूषित शहर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, इस प्रश्न का सही जो है आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की जो जानकारी है आपको मिली। तो इस प्रकार से अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे ऐप्स चंदन क्लासेस ऐप से भी क्लास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।